मेरा नाम संजीव झा है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली की एक विधानसभा है बुराड़ी, जहाँ से मैं थर्ड टाइम, मेरा ये तीसरा टेन्योर है और मैं थर्ड टाइम एमएलए हूँ और मैं अपने पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूँ और बहुत सारी जिम्मेदारी और संगठन में है। देखिए, मुझे ये लगता है कि आज हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं वो हम बाबा साहब के लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हैं। मुझे लगता है कि इस देश की जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। मुझे ये लगता है कि हालांकि कई बार कोशिश की गई कि उस संविधान के मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने की। कई बार जब जब सत्ता में बैठे लोग अपने आप को निरंकुश मानने लगे तो वो संविधान को कमज़ोर करने की साजिश करने लगे। लेकिन मैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक फ़ाइन बैलेंस है। तो जब जब कोई लेजिस्लेचर ये कोशिश किया कि संविधान कमज़ोर हो ताकि हम मजबूत हो जाएं, तो जुडिशरी ने उसको कंट्रोल किया। अब कई बार कई अमेंडमेंट को भी चैलेंज कर दिया गया। साथ में कभी कभी ऐसा लगा कि ब्यूरोक्रेसी अनकंट्रोल हो रहा है, तो उसको लेजिस्लेचर ठीक किया। तो ये जो फाइन बैलेंस है पावर का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कारण ही हमें मिला है। मुझे लगता है कि अब जब मुझे पूछेंगे कि इसके बेस्ट फीचर्स क्या हैं, देखिए, एक तो फेडरल स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि इस देश की डाइवर्सिटी को एक यूनिटी में बना करके रखता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो संविधान ने हमें दिया है, मुझे लगता है इससे सिटीजन मजबूत होता है। आज चर्चा अलग अलग डिबेट्स पे आप लोग ये नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ज़रिए आप लोग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत अच्छे से बाबा साहब ने बताया। फिर मार्जिनलाइज्ड क्लास के लिए जगह होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का अगर आप मुझसे एक रीजन मुझे पूछेंगे कि हम क्यों प्रॉस्पेरिटी के इस मुकाम तक पहुंच पाएँ, तो मैं कहूँगा वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि यह पहला इनिशिएटिव है। मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हम लोग अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और फिर उसके बाद कोई डायलॉग करना, ये कतई कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अपहिल टास्क है, इस अपहिल टास्क को करने के लिए राहुल जी का और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से एक्रॉस पार्टी लाइन, एक्रॉस एक अपने स्कूल ऑफ थॉट के बियॉन्ड आप कुछ बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम और अपने कंट्री को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे, किस तरह से हम अपने डेवलपमेंट का गोल सेट कर पाएंगे, क्या हमारी कमियां रह गई है, चाहे हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कमियां हो या एग्जीक्यूटिव में कमियां हो या और भी तरह के इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है, इसको आगे और वाइड करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फेडरल स्ट्रक्चर पे सवाल खड़े हो रहे हैं आज के टाइम में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे सवाल खड़े हो रहे हैं आज के टाइम में, किस तरह से एक स्टेट और सेंटर के रिलेशंस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है एक वाइड रेंज ऑफ डिबेट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो शुरुआत किया गया है एक यूनिक शुरुआत है और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम सब लोग, देखिए, सबका एम एक है। सबके आप रास्ते अलग हो सकते हैं पर मोटिव ये है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो वो तभी होगा जब अलग अलग पार्टी लाइन के लोग इकट्ठा बैठें और कंट्री की प्रॉस्पेरिटी की बात हो। तो मुझे लगता है कि यूनिक इनिशिएटिव है। मैं पूरी टीम को, जो नेशनल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस है जिसके आयोजन में जो भी लोग शामिल हैं, उन सबको मैं, आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबकी लगातार मेहनत का आज ये परिणाम है कि पूरे देश के लेजिस्लेचर आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि चुनौती कई तरह की है। कई बार
कई जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको लगता है कि हमें प्रोपेगेट करने में हमारा संविधान हमें रोक रहा है, तो चर्चा इसमें भी होने लगती है। आप देखेंगे कई बार हमें दिल्ली के जंतर मंतर कोई संविधान फाड़ने की भी कोशिश कर रहा है, कई बार लोग बाबा साहब के इंटेंट पे सवाल खड़े कर रहा है। रीज़न क्या है कि उसको लगता है कि हमारी जो मंशा है, हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट है, या हम जो प्रोपेगेट करना चाहते हैं वो कंट्री की यूनिटी में हो ना हो, पर हमारे अपने आप को आगे बढ़ाने में वो एक रास्ता हो सकता है, तो वो उसमें उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और अब ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क डिसीजंस आए हैं। आप गोलकनाथ का केस पढ़ेंगे, केशवानंद भारती का केस पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस हुए कि जब जब कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो जुडिशरी आगे आया। तो मुझे लगता है कि कोशिशें हुई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि संविधान की जो मूल भावना है उस मूल भावना को बनाकर रखना है। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम ये मानते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी ये कंट्री है। इस कंट्री में आप हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा के तरीके बदल जाते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट देखेंगे तो कोई और कंट्री दिखेगा, नॉर्थ वेस्ट कुछ और दिखेगा, साउथ कुछ और दिखेगा, नॉर्थ कुछ और दिखेगा, आपको ईस्ट कुछ और दिखेगा, वेस्ट कुछ और दिखेगा, उसके बाद भी कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री, इतनी डाइवर्सिटी कहीं आप नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम इंडियन हैं, तो उसका एकमात्र कारण संविधान है। तो मुझे ये लगता है कि चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियाँ हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस चुनौतियों को सामना करके और हम सबको इस मामले में एकजुट होकर रक्षा अगर करेंगे तो ही वास्तव में कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बन पाएगी। नहीं तो पता नहीं, इस देश की इतनी डाइवर्सिटी इतनी है कि अगर कुछ भी इसके ताना बाना को छेड़ने की कोशिश की तो फिर कितने टुकड़ों में देश दिखेगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे, चूँकि मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ वो आम आदमी पार्टी है, जिसकी स्थापना ही 2012 में हुई थी, 26 नवंबर 2012 में। 26 नवंबर 2012 से मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था और किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। और जो शायद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, सो वेरी थॉट प्रोसेस वी हैड, we always was thinking कि politics is not a thing what I should do, because हमेशा मैं मानता कि ये पॉलिटिकल या सरकार जिसको कहते हैं वो अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचता है, उसके इंटेंट पे हमें डाउट है। तो लगता था पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि बीइंग अ citizen of India, something is my social responsibility and I was delivering that responsibility। and एक मोमेंट हुआ 2011 में करप्शन के खिलाफ, हम उसके हिस्सा हो गए। फिर 12 में पार्टी बनी और लगा कुछ एक नई पार्टी होनी चाहिए, और 13 मुझे पहली बार चुनाव में लड़ने का मौका मिल गया। जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम सब बिल्कुल आप जैसे नए लड़के थे। और हम गए लोगों के पास, कहा कि भाई आपको लगता है कि इस पॉलिटिक्स को बदलना है तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में समस्या है तो आप हमारे साथ आइए, हम मिल के राजनीति को बदलते हैं। तो जितने पॉलिटिकल एस्टेब्लिश्ड लोग थे वो सब कहते थे कि एज चुनाव तो होता नहीं है, चुनाव होता है कि 20,000 25 मतलब 1,000 2,000 लोग आपके साथ घूमें चलें तो माहौल बनता है, माहौल से वोट मिलता है, अकेले क्या कर लोगे। मैं लगातार 6 महीने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक घर गया और एक एक व्यक्ति से बात किया कि मैं अपना परिवार, अपनी नौकरी छोड़ करके आ जाऊँ, मुझे लगता है इस देश की राजनीति को बदलना चाहिए। अगर आपको भी लगता है तो क्या आप मेरे साथ आएंगे? चलो आप साथ नहीं आएंगे, क्या चुनाव के दिन आप वोट करेंगे? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जहां हमें पॉलिटिकल पंडित हमें कहते थे कि नहीं, इनको तो 1,000-2,000 वोट भी नहीं मिलने वाला। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और मुझे अभी भी याद है कि मुझे 60,000 वोट मिला था, मैं 10,000 वोट से जीता था। मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था, यू विल सरप्राइज टू हियर कि जितना वोट मुझे पहली बार मिला था 60,000, उससे ज़्यादा की मार्जिन थी, 68,000 की मेरी मार्जिन थी। मैं तीसरी बार जब चुनाव लड़ रहा था तो आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी मार्जिन से कोई नहीं जीता है। आई गॉट 71% ऑफ कास्टेड वोट और मार्जिन वॉज 90,000। सो आई मीन कि लोगों को ये लगा कि नहीं, ये जो मुझे लगता है कि इस तरह के रिजल्ट के 2 कारण हो सकते हैं। एक, जो गवर्नेंस, मॉडल ऑफ गवर्नेंस अरविंद केजरीवाल established, people was with that model of governance, and there was a deficit between trust deficit between leader and their citizen, their subject. So I tried my best to just breach that gap. So जब वो हम गैप ब्रिज हुआ तो लगे नहीं, नेता भी तो हमारे जैसा ही है, हम बात कर सकते हैं, हम डांट भी सकते हैं।
तो लोग अपने आप को एम्पावर्ड फील करने लगे, मुझे लगता है। एंड व्हेन पीपल फाइंड एम्पावर्ड, देन हिस्ट्री इज मेड इन दिल्ली। फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन आवर डेमोक्रेटिक हिस्ट्री देयर इज अ पार्टी हु विन consecutively 2 times, more than 90% of seats. It never happened in India. So then इस तरह की हिस्ट्री बनती है। मुझे लगता है कि लोगों की सफरिंग्स, लोगों के पेन, आज मुझे ये लगता है कि हम बहुत बार हमें लगता है कि आई एम वेरी हेल्पलेस एंड मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं, पता है कि अब दिल्ली चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बहुत लोग ऐसे आते हैं, रेंट पे रहते हैं, बीमार है, नौकरी नहीं है, फिर ये कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है जिसको हम उसको कप अप कर पाएँ, तो उसके लिए पॉलिसी क्या बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो सफरिंग और पेन है, वो जो मजबूर करता है कि हमें और कमिटेड होकर काम करना चाहिए। चूँकि मैं नहीं मानता हूँ कि कोई पॉलिटिकल लीडर से मैं कोई इंस्पायर होकर पॉलिटिक्स में आया। मुझे लगता था कि पॉलिटिकल चेंजेस होना चाहिए, उस चेंजेस के लिए पॉलिटिक्स में आया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि we work under leadership of Arvind Kejriwal. He has the same passion, he has the same dedication, सेम उसी तरह की जिद। और मुझे लगता है कि उनकी जो दिन रात काम करने के तौर तरीके, जो सोचने का तौर तरीका है, हम लोग उससे बहुत इम्प्रेस रहते हैं। मुझे ये लगता है कि इस देश के अंतिम व्यक्ति को भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति को मिल रहा है। मुझे ये लगता है कि आज एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म तो ईश्वर देते हैं, लेकिन यूँ ही ये धरती पे आता है, तय कर दिया जाता है कि इसको ये अमीर होगा या गरीब होगा। गरीब में जन्म लेगा तो गरीबी शुरू हो जाएगी, अमीर में जन्म लेगा तो अमीरी शुरू हो जाएगी। आपने संविधान की बात कही थी, बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट कि अगर गरीब हैं तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकार दे, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा सरकार दे, उसको रोज़गार के अवसर सरकार दे। और आप लोग पता नहीं पॉलिटिकल साइंस में या सिविक्स में पढ़े होंगे कि दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल। हमारे यहाँ मैं 6ठी-7वीं में पढ़ता था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को रद्दी की टोकरी क्यों कहते हैं। सो स्टेट हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा। उसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो गरीबी अमीरी में फ़र्क हो गया। मान लीजिए आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए पढ़ाई की वो सारी सुविधाएं हैं, वही बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर कैसे बराबरी करेगा वो। मैं ये मानता हूँ कि उन बच्चे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में हमने कोशिश किया है, हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल को रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं। हमने इस बार हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1200 बच्चे नीट के एग्जाम पास किए हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे देश के सरकारी स्कूल के बच्चों को अगर 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगा। तो हमें ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी जीवन का प्रिंसिपल्स है कि अगर जिस दिन वो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, गरीब झुग्गी के बच्चे बनने लगेंगे, गरीब के बच्चे बनने लगेंगे, तो ना केवल वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, साथ साथ जिस सोसाइटी से आता है उस सोसाइटी का रोल मॉडल बनेगा और वहीं से देश निर्माण शुरू होगा, वहीं से राष्ट्र की परिकल्पना शुरू होगी। जो कहते हैं राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र मजबूत केवल बात करने से नहीं होगा, इस केवल एसी हॉल में बैठ के डिबेट करने से नहीं होगा। झुग्गी का बच्चा जिस दिन हमारी डिबेट को समझने की शक्ति आ जाएगी और जिस दिन वो सोसाइटी का प्रेरणा बनेगा, मुझे लगता है उसी दिन देश हमारा आगे बढ़ सकता है। और यही मेरे जीवन का दर्शन भी है। मैंने पहले ही कहा आपको कि हमारा संविधान हमारे देश के डाइवर्सिटी को अच्छे से कोप अप करता है। हमारा संविधान हमारे देश के मार्जिनलाइज्ड क्लास के लोगों के लिए जगह बनाता है। हमारा संविधान स्पेस देता है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज से, रीजन से, किसी भी कारण आप पीछे रह गए तो आप आगे आ सकते हैं। उसका स्पेस देता है और उनको फेथ देता है कि ये संविधान हमें मेरा जगह दे रहा है। देखिए, जिस दिन ये फेथ खत्म हो जाएगा अंतिम व्यक्ति का कि आखिर हमें जगह कहाँ मिल रहा है। आज देखिए, जब कभी भी संविधान की छेड़छाड़ की बात शुरू होती है, सबसे पहले आवाज़ अंतिम व्यक्ति का आता है, उस ट्राइबल का आता है, उस दलित का आता है कि नहीं, संविधान से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका भरोसा है। जिस दिन उसका भरोसा उससे भी खत्म हो जाएगा, जीवन का होप खत्म हो जाएगा।
तो मुझे ये लगता है कि ये संविधान उन तमाम लोगों का अवसर देता, उनको होप भी है कि जब तक इस देश का संविधान है, हमारे अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता, साजिश भले ही कर सकता है। तो मुझे ये लगता है यही एक विशिष्टता है पूरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यही एक इनहेरेंट स्पेशल स्पेस है मुझे लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये थोड़ी चुनौती जरूर है। मुझे लगता है कि जब आप रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, देन वी आर योर पब्लिक प्रॉपर्टी। आपके केवल आप जैसा सोचते हैं वही इम्प्लीमेंट होगा ऐसा नहीं है। आप जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, या कई बार आप उन्हीं के तरह आप एक्ट करते हैं। चूंकि आप उनके लीडर हैं तो उन पे आपका ट्रस्ट भी होना चाहिए। आप 24 घंटे आपको अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ेगा। कई बार कोई रात में किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो आपको फ़ोन कर रहा है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं उनका, तो फिर आप पे ट्रस्ट कम होता। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप उनके लोगों को, अपने लोगों का, अपने वोटर्स का आप जिम्मेदारी से ख्याल रखें। देखिए होता क्या कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, पर आपको भरोसा कि ईश्वर है, हमें बचा लेंगे। जिस दिन अपने उस वोटर को ये विश्वास हो नहीं मैं ज़रूरतमंद होगा, मेरा विधायक आ जाएगा या मेरा रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, वो हमेशा उसके लिए भी और इस जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है वो दोनों के लिए मुझे लगता है ये सुनहरा अवसर होगा। तो मुझे लगता है ये चुनौती ज़रूर है, लेकिन हम पूरी कोशिश ज़रूर करते हैं कि प्लान करें सुबह उठ के कि आज में क्या करना है, हमारे डूज़ क्या हैं, हमारे डोंट क्या हैं, और फिर रात को फिर मेमोराइज़ करते हैं कि हमें क्या छूट गया। फिर अगर मान लीजिए इसमें घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसी के बीच में फिर नेक्स्ट सैंडविच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक चैलेंज ज़रूर है, चुनौती ज़रूर है। मेरा पहला चुनाव, चूँकि पहला चुनाव बहुत चैलेंज इसलिए था कि हम एस्टेब्लिश पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। जहाँ चुनाव में लोग कहते थे कि पैसे दिए जाते हैं, चुनाव में दारू बांटे जाते हैं, चुनाव में ताकत होना चाहिए। हम एक साधारण व्यक्ति थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोगों से केवल बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो जो हमारा कैंपेन के तौर तरीके थे, बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। मैं पहला बार जब चुनाव लड़ रहा था मैं, हमारे साथ महिलाएं बहुत चलती थी, जो उनको भरोसा था कि ये लोग अच्छे लड़के हैं, ये लोग कुछ अच्छा करेंगे। तो अचानक महिलाएं निकलती थी हमारे साथ, चलती थी प्रचार करने के लिए। और ये पॉलिटिक्स में नया था कि महिला कैंपेन कर रही हैं अपने आप। तो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी के लोग, किसी ने कमेंट पास किया कि देखो ये आम आदमी पार्टी वाले ना महिलाओं को लेकर के चुनाव, इनको क्या पता चुनाव कैसे होता है, ये क्या चुनाव जिता देंगी। एक महिला ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला कि मैं इनके साथ इसलिए चली हूँ कि मैंने अपने घर में अपने पति को भी देख लिया कि चुनाव के दिन वो पौआ पी के बहक जाते हैं और गलत डिसीजन लेते। जिम्मेदारी हमने ली है कि इस बार हम इनके साथ मिलकर के मैं भी सही डिसीजन लूँगी और दूसरों को भी कहूँगी, और इसी से राजनीति बदलेगी। तो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग थिंग और इंटरेस्टिंग रिप्लाई बाय द लेडी। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा चैलेंज था। हम बहुत बड़े बड़े मसल्समैन से टकरा रहे थे, लोग खूब डरा रहे थे, धमका रहे थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे। तो फिर उनसे टकराया, फिर उसके बाद रास्ता बड़ा आसान हो गया। पेशेंस, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आपको पेशेंस बहुत होना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिक्स में इट्स गेम ऑफ परसेप्शन। कि आपके बारे में किसी ने कह दिया कि वो तो बहुत चोर है, जनता नेता के पास पहचानने नहीं आता कि आप चोर हैं कि उसने मान लिया कि नेता चोर होते हैं, चोर होगा वो। तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेशेंसली जाके बात करें, आप मिलें लोगों से, उस परसेप्शन को ब्रेक हो। कई बार लोग बहुत गुस्से में आता है, बहुत गुस्से में बात करता है। अब हमारे साथ दो पहले लोग, मतलब पता जी कैसे बर्दाश्त करते हैं, फलाना विधायक होता तो ऐसा कर देता उसको। मैं कहता हूँ मुझसे बात ही नहीं कर रहा, वो अपने विधायक से बात कर रहा है, जिसको चुना है। मैं संजीव शाह हूँ, वो व्यक्ति की तरफ मुझसे बात करने क्यों आता, क्योंकि उसने विधायक चुना, उसका राइट है, उस राइट एग्जर्ट कर रहा है। ये मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी उसको मिलना चाहिए। तो पेशेंसली उनकी बातों को सुनना, आप रिएक्ट नहीं कीजिए। आप देखिए कोई आदमी रोज़ तो आपके पास आता नहीं है। मान लीजिए मैं 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हो सकता है कि 6 महीने वो एक बार मेरे पास आया। मैं किसी भी मूड में, किसी भी टेम्परामेंट में क्यों ना हो, अगर मैंने पलट के ज़ोर से बोल दिया उसको, तो कहेगा ये बदल गया, और 10 लोगों को कहेगा अरे हम तो कहते थे ना नेता ऐसे ही होते हैं, देखो वो भी तो ऐसा ही निकला, मैं गया था, डांट दिया मुझे। वो आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका प्रेशर क्या है, उसको नहीं पता।
तो मुझे लगता है कि वो पेशेंस मेरे में है, मैं सुन सकता हूँ लोगों को। बहुत सारे पल हैं, पर मुझे लगता है कि इसी बार मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, तो एक बुजुर्ग आई और मेरा पाँव पकड़ के रोने लगी। तो मैंने पूछा कि अम्मा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए भगवान हो। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों बात कर रही हैं ऐसे, और बहुत रो रही थी वो। तो मैंने लोगों को पूछा कि क्या हुआ है, फिर वो बताई। हमारे दिल्ली में ना हम एक फरिश्ते योजना चलाते हैं, जिसमें अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए, सारा खर्चा सरकार देती है। तो उसका बेटा रेहड़ी पे सब्जी बेचता था, रात को लॉरी उसको मार दिया और पूरा स्पाइनल कॉर्ड उसका टूट गया। तो वो उसने फ़ोन किया था, तो मैंने मैक्स एक हॉस्पिटल है, हमने उसके बेटे को भर्ती करा दिया और वो 4 महीने भर्ती रहा, 80 लाख का खर्चा हुआ और सारा दिल्ली सरकार दे दिया और बच्चा वो ठीक होके आ गया घर। तो वो मेरे लिए भी इमोशनल करने वाला वक़्त था कि वो मैंने अगर मान लीजिए वो फरिश्ते योजना नहीं होती तो नहीं बचता, वो तो गरीब था, कहाँ 60 लाख, तो 6 लाख खर्चे करने, 6,000 खर्चा करने का औकात नहीं थी उसकी। तो अगर मुझे लगा कि इस तरह से अगर हम जिसका भला कर देते हैं तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा आपके लिए असेट है। एक हमने दिल्ली में एक तीर्थ यात्रा स्कीम चलाया हुआ है, जिसमें ना सब दिल्ली के बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराते हैं पूरे देश में। तो हम छोड़ने जाते हैं, हम ट्रेन पे ले जाते हैं, ट्रेन में छोड़ने जाते हैं उनको कई बार। तो एक बुजुर्ग जब वो रामेश्वरम भेजा था ना, रामेश्वरम से आई तो रोने लगी। उनको हम पूरी सुविधा से घर में एसी बस में लेते हैं, फिर एसी ट्रेन में ले जाते हैं उनको, फिर एसी होटल में रुकवाते हैं। तो एक अम्मा बोली कि बेटा मैं ना एक मंदिर के बाहर माला बेचती हूँ और मैंने पूरी ज़िंदगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि दिल्ली के और मंदिर जा पाऊँ, और आपने मुझे रामेश्वरम का दर्शन करा दिया। तो मुझे लगा कि मैं ये तो स्वर्ग है, मैंने कभी ऐसी ट्रेन देखा नहीं था, कभी मैं ऐसी होटल नहीं देखा था मैंने। तो मुझे लगा कि मैं ना जीते जी किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। तो मुझे लगा कि ये छोटे से काम से आपको कितनी बड़ी लोगों की दुआएं मिल रही है। तो ऐसे कुछ यादगार मोमेंट मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा, मैं भी सोचता राजनीति में नहीं जाना चाहिए। राजनीति तो ऐसा ही है, गंदा गेम है, मतलब गंदे लोग होते हैं राजनीति में। पर मुझे लगता है कि अगर आप राजनीति में बचते रहेंगे, अगर आप राजनीति में नहीं आएंगे तो गलत राजनीति का आप शिकार होंगे, बैड पॉलिसी के आप शिकार होंगे। तो मुझे लगता है कि इसको भी एक करियर की तरह देखना चाहिए और युवाओं का आना चाहिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि ये वो करियर तो नहीं है जहाँ से बहुत पैसे आप कमा सकते हैं। इसको करियर तब बनाइए जब आपको सोसाइटी का पेन हो, जब इस देश से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, और आपको लगता है कि नहीं हमें लोगों के लिए कुछ करना है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर ये नहीं एनजीओ बना के काम करना है, मत कीजिए, आप पॉलिटिक्स में आइए। बिकॉज पॉलिटिक्स में युवा अगर नहीं आएंगे तो अच्छी पॉलिसी कैसे बनेगी? बड़ा गैप है। हम कहते हैं हम यंग कंट्री हैं, हमारा एवरेज एज कहते हैं कि हम 60% लोग हम 25 ईयर्स से कम हैं, पर जो रूल कर रहे हैं वो 80% लोग 60 साल से ऊपर हैं। तो युवाओं को क्या चाहिए वो पॉलिसी मेकर नहीं समझ रहा है, पॉलिसी मेकर क्या बना रहा है वो युवा को नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि अपने लिए अगर पॉलिसी बनाना, आपको राजनीति में आना पड़ेगा। अगर हम राजनीति में नहीं आते तो आज हम शिक्षा, एजुकेशन अच्छा हो सकता है, हमें बात नहीं कर सकते। हम आए तो हमने स्कूल ठीक किया, हम आए तो हमने वहाँ हॉस्पिटल ठीक किया, अगर हम आए तो आज हमने फरिश्ते योजना जो बताया हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, अगर हम आए तो हम भीम प्रतिभा योजना दिल्ली में चलाते हैं कि 11-12 के बच्चों को हम महंगे से महंगे कोचिंग में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग कराते हैं, सरकार देती है। हम नहीं कर पाते, 75 साल में तो नहीं हुआ। तो चूंकि हम यंग थे, हम आए तो हो पाया, आप आएंगे तो हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी आप सब युवा हैं, आप सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और नहीं तो पॉलिटिक्स में एक वॉचडॉग की तरह जरूर काम करना चाहिए। आपको इसको ऐसे स्कैप मत होने दीजिए। कोई जाति के नाम पे काम कर रहा है, आप जाति के नाम पे वोट कर रहा है और आप भी शिकार हो जाते हैं उसको। 75 साल में पॉलिटिशियंस ने बड़ी आराम से दुकान बनाया। किसी ने धर्मों के नाम पे दुकान बना ली, किसी ने जाति के नाम पे दुकान बना ली, किसी ने क्षेत्र के नाम पे दुकान बना ली। बड़ा काम आसान हो गया। चुनाव आया, वाला धर्म खतरे में, लोग सब भूल गया चाहिए क्या। किसी ने कहा जाति खतरे में, सब भूल गया चाहिए क्या उसको। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। अगर कोई जाति धर्म की बात करता है तो आपको फिर लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि 75 साल में से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। स्कूल अच्छे होने से, अस्पताल अच्छे होने से, रोजगार के अवसर मिलने से, अच्छी पॉलिसी से देश आगे बढ़ेगा।
और ये तभी होगा जब युवा इसकी लीडरशिप लेगी, युवा कमान अपने हाथों में लेगी। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इसका हिस्सा बनिए, या तो आगे लीडर बन कर आइए, और अगर आप लीडर बन के नहीं आना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स को ऐसे सरपास मत होने दीजिए। आप एक अच्छे वॉच डॉग की तरह मॉनिटर कीजिए, और अच्छे को अच्छा कहिए और जो बुरा है उसको बुरा कहिए।